कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं पटना बिहार की जानी मानी रचनाकार मौसमी चंद्रा की लिखी कहानी बरगद। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। साथ ही उसी तेज गति से मेरे मानस पटल पर मेरा गांव भी। एक वक्त मैंने अपने इसी गांव में कभी वापस न लौटने का फैसला किया था, पर इतना पुराना साथ इतनी आसानी से कैसे छूटता। मुंशी जी के बेटे मनोहर का वो फोन कॉल, काका साहब आपको आना होगा एक बार, आपके दस्तखत के बिना कुछ ना हो पाएगा। मजबूरी या नियति मैं लौटा उन्हीं गलियों में जहां की गलियों में पला बड़ा हुआ मेरा अजीज, मेरा प्यारा गांव, जो अब बस मेरी स्मृतियों में ही शेष रह गया है। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, आम, इमली, जामुन के पेड़, साथी संगी, सब अब बस स्मृतियों में ही। कैसे हम सब नदी के इस छोर से उस छोर तक रेस लगाते थे। न स्विमिंग वियर की जरूरत, न स्पेशल चश्मे की। छपाक से कूदने भर की देर होती थी। फिर क्या मजे। घर से निकलते समय माँ की खास हिदायत होती, नए जोरे घाट पर पीठ पर घूम रहो, पंडित जी मना कर को ना। माँ के अनुसार पीठ पर अगर जलेबी के आकार की आकृति हो तो डूबने का खतरा होता है। मैं डूबा तो, लेकिन गंगा की धारा में नहीं, भावुकता के गहरे भावर में। और ऐसा डूबा या कहीं डुबो दिया गया कि फिर निकल ही ना पाया। स्मृतियों में नदी के किनारे खड़ा वो विशाल बरगद भी है अब तक। वृहद, गोलाकार, घना बरगद। बड़े भैया कहते थे, देख मुन्ना, वो बरगद है ना, देख कितना विशाल है। उसकी पत्तियां फिर भी झुकी हैं विनम्रता से। कितनी बढ़िया शीतल छाया देता है। इंसान को भी बरगद होना चाहिए मुन्ना, विशाल किंतु नम्र, बड़े दिल वाला। थके हारे कितने ही पथिक इसकी छाया में सुस्ताते हैं। ऐसी ठंडी हवा कि आंखें मुंद जाए। बड़े ध्यान से सुनता था उनकी हर बात। बड़े भैया थे, पिता तुल्य थे। बाबा को तो बचपन में ही खो दिया था। बरगद जैसे बड़े भैया में उनकी छवि देखी, साक्षात ईश्वर जैसा मान दिया। फिर समय ने करवट ली। ऊंची शिक्षा लेने शहर आना पड़ा। बड़ा कष्टप्रद था गांव से विदा लेना। गांव से मेरे मोह को सब जानते थे। जड़ें बसी हैं मेरी यहां, तो कब तक दूर रहूंगा। इस माटी की खुशबू खींच ही लाएगी मुझे, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन वहां का आदेश था। कम उम्र में भैया का ब्याह और अधूरी शिक्षा हमेशा ही उनके मन में घाव से चुभती रही। मुझे पढ़ाना इस घाव पर फाहे रखने जैसा था। इसलिए मैंने भरे मन से गांव से विदा ली। शहर आ गया था मैं, गांव की शांति से दूर, कोलाहल भरे मशीनी दुनिया में। चारों ओर गाड़ियों का धुआं और शोर। ऊंची ऊंची एक जैसी बहुमंजिली इमारतों में खो जाता था मैं। तब अपना गांव बहुत याद आता था। 6 महीने ही हुए थे कि मां की मृत्यु की सूचना मिली। गांव जाना हुआ, पर मां की यादों की छांव में जकड़ा रहा। अनाथ हो चुका था मैं। पर बड़े भैया की बरगदी भुजाओं के सानिध्य ने इसका एहसास नहीं होने दिया। इस दौरान कई कागजात पर मेरे हस्ताक्षर लिए गए। मुझे निसंकोच साइन करते देख मुंशी जी ने हल्के इशारे में बोला भी, बबुआ तनिक पढ़ तो लियो। भैया जो हमसे उम्र में 15 साल बड़े थे,
उन पर शक करना, ना, ये कैसे हो सकता है। मैं वापस शहर आ गया। कुछ दिन भैया ने फोन पर हालचाल पूछा, पर स्वर में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। धीरे धीरे फोन आने भी बंद हो गए। मैं ही फोन कर लेता था, पर गाहे बगाहे ही उनसे बात हो पाती। पैसों की जरूरत थी, पर भैया ने पैसे भेजे नहीं थे। जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, देख मुन्ना, तेरे कॉलेज की एक मुश्त फीस माँ ने पहले ही जमा कर दी है। रही बात तेरे बाकी खर्चों की, तो वो अब मैं नहीं दे सकता। पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों भैया? अभी तो कटाई का वक्त है, अच्छी रकम मिली होगी। फिर पैसों की तंगी क्यों? मुझे विस्मय हुआ। कटाई? किसकी कटाई? तेरे खेत तो वैसे ही परती पड़े हैं जैसे तू छोड़ कर गया था। भैया ने जवाब दिया। मेरे खेत? मेरे कौन से खेत भैया? झटका लगा था मुझे। पढ़ना तो चाहिए था ना तुझे साइन करने से पहले। पेपर पर साफ लिखा था मैंने। भैया का स्वर तेज था। कौन सा पेपर? कैसा पेपर भैया? मैं अब भी हैरान था। अरे वही जिन पर तुमने दस्तखत किए थे। देख मुन्ना, साफ बात बोलता हूं, मां ने तुझे शहर पढ़ने भेजा। पढ़ाई में जितने रुपए की जरूरत लगी सब जमा किए। कल को तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, है कि नहीं? कमाई का जरिया है तेरे पास। तुझे खेत की क्या जरूरत? जबकि मैं केवल 10वीं पास। मेरे बच्चे, बीवी सब इसी खेत के भरोसे। ऐसे में इन पर किसका ज्यादा हक बनता है? मेरा ना। फिर भी मैंने तुझे नदी के तरफ का एक टुकड़ा दे दिया। समाज ये न कहे कि बड़े भाई ने गलत किया। अब उस जमीन का तू क्या करता है क्या नहीं, ये तू समझ। सब तुझ पर छोड़ता हूं। मैं अपने हिस्से की जमीन से परिवार चला लूंगा, भैया ने समझाते हुए कहा। यकायक लगा कि पैर के नीचे की मेरी जमीन भुरभुरी हो गई। इतना छल, इतना फरेब, इतना अविश्वास। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई गांव वापस जाने की। पर आज खेत के उस एक टुकड़े के लिए जाना पड़ेगा जो मेरे नाम से था और जिसे मैंने मुंशी जी को सौंप दिया था। कानूनी रूप से उनके नाम उसे करने जाना जरूरी था। इसलिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सारे काम निपटाकर जब लौट रहा था, नजर उस बूढ़े बरगद पर पड़ी। बड़ा, विशाल, आसमान को छूता हुआ बरगद। पर गौर से देखा, कुछ नन्हे नन्हे पौधे थे, घुटे घुटे, भीचे भीचे से बरगद के साए तले। ये बेचारे पौधे इस विशाल बरगद के नीचे कैसे बड़े हो पाएंगे? कभी नहीं, दबकर रह जाएंगे इसके नीचे। इन्हें पनपने के लिए अलग ही जमीन चाहिए। इनके हिस्से की जमीन, जहां हवा, पानी, धूप सब इनके हिस्से की मिले। मैंने देखा एक अमरूद का पौधा मुरझाया सा आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने उसे निकाला और खुले आसमान तले रोप दिया। हाँ, अब वो अपना असली आकार ले सकेगा। जिस बरगद को उसने अपना आश्रयदाता समझ लिया था, उसने तो उसके हिस्से की धूप, नमी, हवा सब छीन लिया था। ट्रेन खुल चुकी थी। गांव पीछे छूटता जा रहा था। पीछे पीछे, बहुत पीछे। आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा जी की लिखी कहानी बरगद। सही है दोस्तों कि धोखा, फरेब, मक्कारी वो जहर है जो प्यार, मोहब्बत, घर परिवार सब खत्म कर देता है। हर रिश्ता छूट जाता है जब विश्वास टूट जाता है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना
और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।